नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुत्व का नया फेज, रफ्तार तेज। आज मैं यूं ही ये नहीं कह रही हूं। संसद में वंदे मातरम की चर्चा के बाद आज अंडमान निकोबार की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां राजधानी श्रीविजयपुरम में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री क्या कहते हैं? हमें प्रेरणा मिलती है देश के लिए प्राण न्योछावर करने की। अच्छा, ये वही वीर सावरकर है जिनको लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक राहुल गांधी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ पर। यह अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा किया गया। इस मौके पर वहां सावरकर की मशहूर मराठी कविता सागर प्राण तलमलला यानी है, ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ हम लोगों को सुधांशु जी बताएंगे। समुद्र मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे मातृभूमि पर वापस ले चलो के 115 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। सावरकर पर भागवत के साथ अमित शाह का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब आरएसएस को लेकर राहुल गांधी हमलावर है, तो विचारधारा के नाम पर सरकार भी पलटवार कर रही है। हम दो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आरएसएस का 100वां वर्ष है। इस पूरे साल बीजेपी आरएसएस को लेकर विपक्ष के हर हमले का न सिर्फ मजबूती से जवाब दे रही है, बल्कि आरएसएस के साथ सरकार किसी कार्यक्रम में जाने से अब हिचकिचाती नहीं है। वो फेज खत्म हो गया है जब इसके पहले की बीजेपी सरकारों को आप देखते थे कि थोड़ा शर्माना, हिचकिचाने के साथ संघ के कार्यक्रम में शामिल होता था। वो सब अब पुरानी बात हो गई है। याद कीजिए, 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद कुछ लोगों ने मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाया था, लेकिन न केवल सरकार का एजेंडा पटरी पर है, बल्कि विचारधारा को लेकर बीजेपी में कोई भी ग्लानि नहीं। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत हिंदुत्व के नए युग में प्रवेश कर चुका है? क्या आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी ने इस देश की सोच को कांग्रेस के दौर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया है? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो और मेहमान हमारे साथ हैं। अमीक जमई जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको पता है कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर बहस थी, फिर एसआईआर पर बहस है। उधर योगी जी कह रहे हैं कि मैंने डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप जानकर हैरान रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में, गौर कीजिएगा अमिक जी, लगभग 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। और उसमें से अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 27 लाख लोग पता नहीं चल रहा है, उनका अनट्रेसेबल वोटर्स हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। डिटेंशन सेंटर्स एक तरफ है, सावरकर वीर सावरकर का वहां पर अनावरण दूसरी तरफ है, और तीसरी तरफ है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो ये कह रहे हैं कि हमको कहते हैं हमारे राज्य में मुस्लिम मतदाता की किडनी दे देंगे अगर जरूरत हो तो, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट। वंदे मातरम पर संसद की बहस के बाद सावरकर का सम्मान। अंडमान निकोबार की राजधानी श्रीविजयपुरम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया, बल्कि सावरकर की क्रांतिकारी कविता सागर प्राण तलमल्ला के 115 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस के 100वें वर्ष में जब विपक्ष देश की संस्थाओं में आरएसएस की बढ़ती पहुंच का सवाल उठा रहा है, तब एक एक कर आरएसएस के साथ कदम टालकर मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मिशन पर और गंभीर दिख रही है। देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। विपक्ष का आरएसएस और सावरकर जैसे हिंदुत्व के नायकों पर हमला कोई नई बात नहीं है। चुनाव सुधार पर संसद की बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस विचारधारा का देश पर कब्जा हो गया है। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. राहुल के इस हमले का जवाब अमित शाह ने संसद में कुछ यूं दिया था। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के
परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? जाहिर तौर पर अब खुलकर बीजेपी न सिर्फ आरएसएस, सावरकर और संपूर्ण वंदे मातरम गीत आदि का समर्थन कर रही है, बल्कि उन्हें राष्ट्र की धारा का जरूरी अंग बनाती नजर आती है। हाल में राम मंदिर धर्म ध्वजा आरोहण के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद थे। प्रधानमंत्री लाल किले से आरएसएस की बड़ाई कर चुके हैं, आरएसएस पर डाक टिकट और सिक्का जारी कर चुके हैं। इस बीच आरएसएस को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब में बीजेपी खुलकर कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री भी आरएसएस का स्वयंसेवक है। लगातार विपक्ष एक मुद्दे पर जो सरकार को घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तमाम संस्थाओं पर सत्ता का और आरएसएस का, सरकार का, बीजेपी का और आरएसएस का कब्जा हो रहा है। अब इस इशू पर वो हर इंस्टीट्यूशन में कह रहे हैं कि चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वहां पर आरएसएस का पेनिट्रेशन हो गया, आरएसएस की सोच वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वो तमाम अन्य क्षेत्रों में कह रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब? आरएसएस से बढ़ के देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था और संगठन मैंने कभी नहीं देखा। किसी भी राष्ट्र में नहीं होगा, सिर्फ ये हिंदुस्तान ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर खुद ही आरएसएस से निकला है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है। संस्था का क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही आरएसएस स्कूल से निकले हैं। तो बाकी संस्था क्या है बताइए? सावरकर की विचारधारा और आरएसएस का संगठन आजादी के बाद बनी अधिकतर कांग्रेस सरकारों के निशाने पर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकतर दलों के विरोध के बावजूद आरएसएस और सावरकर की विचारधारा की अहमियत बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसा रसायन था। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। गलती से, मतलब पूरा नहीं मैंने बोला था, लेकिन हल्का सा ही कांग्रेस प्रवक्ता बोला था, उधर से हर्षवर्धन जी बोलने लगे कि ये तो क्या है, पर्यायवाची हैं बीजेपी के, सुधांशु जी। तो इसमें ज्यादा शक शुबा है नहीं, लेकिन हम आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि जहां विचारधारा पर बीजेपी अडिग है, तो वहीं घुसपैठिया वोटर जैसे मुद्दों पर भी लगातार वो हमलावर है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घुसपैठियों के खिलाफ योगी का मिशन, जिसमें वो डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था उसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। 15 करोड़ 44 लाख है यूपी के वोटर, कुल वोटर, और अभी तक जो एसआईआर वहां पर हो रहा है उसमें 2 करोड़ 91 लाख। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि लगभग 16 करोड़ में से, 15.5 करोड़ में से 2 करोड़ 91 लाख अनडिटेक्टेबल है, अनट्रेसेबल वोटर्स हैं। उनका पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, उनको अभी तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ लग गए हैं। आइए आपको सुना देते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ एजेंडा आज तक में थे, सुनिए। आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके, मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है, जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। क्या हो रहा है सुधांशु जी? मतलब ऐसी रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार। इस बात को गंभीरता समझना चाहिए। एक समाज है जो इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि मुझे व्यक्तिगत लाभ कितना मिला, मुझे उज्ज्वला योजना मिली, मुझे घर मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, मेरे खाते में इतने पैसे आए। ना, वो कह रहा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इतना मानता हूं कि मैं आपको किडनी दे दूंगा, मगर वोट नहीं दूंगा। वोट उसको दूंगा जो मेरी समष्टि के अनुसार चलेगा, यानी टीम भावना से। सही है गलत है उस पर छोड़ दीजिए। और एक समाज वो है कहता मुझे मिल गया 2000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है वही होगा, क्या फर्क पड़ता है आगे। एक समाज वो है जो कहता है आई विल नॉट केयर अबाउट वॉट एवर यू आर गिविंग, हेल्प विद यू वॉट यू हैव गिवन, आई विल ओनली टेक केयर ऑफ वॉट माई फ्यूचर इज देयर फॉर द कम्युनिटी। दूसरा कहता है I will only care for what I have got. Help with the future of my community. गुस्सा में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नहीं सुनिए, एक समष्टि भाव से खेल रहा है
और एक व्यक्तिगत भाव से खेल रहा है। और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है, और बाकी टुकड़े उकड़े में होकर संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। जीतते वो हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक दीवार है और ये दीवार अंदर से भुसभुसी हो और इस पे 10% केवल इसके साइज का स्टेनलेस स्टील की रॉड हो, तोड़ देगी दीवार को। और इस देश में हो चुका है, दुनिया में हो चुका है। तो उन्होंने कहा है उसको गंभीरता समझना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो आगे आपने बात कही, आज हिंदुत्व वाले विषय पे क्या आवश्यकता है। आजकल के यंग बच्चे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं। एआई बनाने वाली कंपनी चैट जीपीटी के सर्वा सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, आज सब लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं एआई से, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको पता है पर बाकियों को नहीं पता है। तो सैम ऑल्टमैन ने क्या बोला, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब आजकल तो बहुत सारे लोग कूद पड़ेंगे ना, अरे नहीं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहा। तो 27 दिसंबर 2022 2:34 AM का ट्वीट है उनका, जाके चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट आत्मा और ब्रह्म की, जो शंकराचार्य जी ने कहा था जीवो ब्रह्मे ना परा, ये कौन कह रहा है, सैम ऑल्टमैन। अब आइए, जो एक बहुत बड़े अमेरिका में जिनका पॉडकास्ट होता है, उनका क्या नाम है, जो रोगन, जिन्होंने वो कहा है कैलाश टेम्पल के बारे में, उनका वो कह रहे हैं असंभव है, ऐसा बनाया नहीं जा सकता, कितना परफेक्शन चाहिए। ये बड़े आसानी से किया जाता है, ऊपर से नीचे तक काट के और छेनी हथौड़ी से बना दिया गया। आप ये सोचिए, एक इम्परफेक्शन हुआ और पूरा पहाड़ बेकार। उन्होंने कहा कि इट नीड्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इंडिया वाज हैविंग। तीसरा उदाहरण, आईफोन यूज करते हैं, एप्पल बनाने वाली कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल आई कुंभ के मेले में और इतनी प्रभावित हो गई कि दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक ही पंक्ति में कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और ये बात ऐसी हवा में नहीं, एक बिंदु और कह दूं, वीर सावरकर कहां इसमें फिट बैठते वो भी जरा बता दीजिए। वीर सावरकर वाली बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। वीर सावरकर भारत के इतिहास के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वातंत्र समर कहा। 1907 में मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई कांग्रेस का नेता 1907 से पहले सिपाही म्यूटनी, रिवोल्ट, गदर शब्द का प्रयोग किया। वीर सावरकर भारत के इतिहास के एक पहले व्यक्ति थे जिसको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वीर सावरकर भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने जब जेल से छोड़ा, ये जो कहते हैं ना पेंशन, उनके साथ क्या किया, कोई आर्टिकल आप नहीं लिखेंगे, कोई किताब नहीं लिखेंगे, डिग्री जब्त, प्रॉपर्टी जब्त, कोई नौकरी नहीं करेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो उसकी वजह से ऐसे तो आप कहेंगे जेल में जाके वो रोटी तोड़ रहे थे। तो एक वीर सावरकर पे तो कहा गया निकलने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के किताब लिखते थे और उसके लिए उनको टाइपिस्ट भी मिलता था, खानसामा भी मिलता था, अहमदनगर फोर्ट में जाके रहते थे। तो इसलिए वीर सावरकर जी का जो स्थान है भारत की राजनीति में। और एक फैक्ट और बोल दूं, जिस साल वीर सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, दैट इज 1910। और जाके अभी चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, वो आपका अध्यक्ष था वो। और इनको वीर सावरकर को इतना बड़ा दुश्मन मान रहा था कि 2 जन्मों का कारावास दे रहा था। और ये कहते हैं साहब ये लड़ाई लड़ रहे थे इसके ब्रिटिश सरकार के नीचे बैठ के। और वीर सावरकर ने क्या कहा था बाहर निकल के, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने ये तो माना कि दूसरा जन्म भी होता है। चलिए, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो आपके अंग्रेज थे, तो आप उनको क्या सिखाएंगे। और देखिए, ये मौजूदा सरकार में संघ के साथ रिश्ते को लेकर कोई पर्देदारी नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने ही खुद कहा और सारे मंत्री, सारे नेता, सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग हैं भाई, हम हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक रह के यहाँ पहुंचे। दो तीन बातें अभी हमारे सामने भाई साहब ने रखी है। पहली बात की हेमंत शर्मा जी का आपने दिखाया, अभी वाकई तेज रफ्तार है। योगी जी और शर्मा जी में ये रफ्तार तेज चल रही है कि कौन आगे जाएगा और कौन इस देश की बहुलतावादी संस्कृति पर ज्यादा प्रश्न लगाएगा, जिससे उसको एक वर्ग विशेष का लाभ होगा। और वो हिंसा और जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाने की जो एक दौड़ चल रही है, उस तेज रफ्तार में कौन आगे बढ़ता है। सच्चाई तो है कि शांति, सहिष्णुता, सौहार्द, सहानुभूति, संवेदना, सद्विवेक, सद्बुद्धि भारतीय हिंदुत्व का एक जो है कहीं ना कहीं मुख्य विशेषता है। लेकिन उस विशेषता के बदले
जिस तरह नफरत, सांप्रदायिकता फैलाने की, बंटवारे की राजनीति करके हिंदुत्व को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये हिंदू की पहचान ऐसी नहीं है। हिंदू तो विविधता में एकता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सही पूछिए तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यही हमारे संविधान में भी वर्णित है, लिखित है। जो संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा है, मुझे लगता है वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के लिए भी चिंताजनक है। जहां तक बात घुसपैठिए, बिहार में SIR के नाम पे 400 घुसपैठिए मात्र अभी तक निकाले, उसमें नेपाली घुसपैठिए सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये सच है और यही सच्चाई को देश के सामने भाजपा को भी और देश की मीडिया को रखना है। अब अगली बात, हमारे साथी ने सावरकर जी के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं 60 रुपए का पेंशन तो पेंशन पाते थे, नहीं पाते हो तो अभी बता देंगे, पहला प्रश्न है। दूसरा है माफीनामा दया भाव से नहीं, आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने लिया था और माफीनामा के बहुत सारे यहाँ जो है उनके शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों की बात यदि कर लूं मैं तो एक लाइन सिर्फ, सरकार अगर कृपा व दया दिखाते हुए रिहा करती है तो मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थन रहूंगा। और इस शब्द को उन्होंने आजीवन निभाया। 1937 में उनको एक तरह से पूरी रिहाई कर दी गई थी। 37 से लेकर 1966 मृत्यु उपरांत 28 वर्ष का उनका जीवन काल है। 28 वर्ष में एक कोई काम ऐसा बताइए जो इस देश के राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने किया हो। बजाय महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें उनको जेल की सजा थोड़ी दिन के लिए हुई। इसके अलावा कहीं भी JP लोहिया, विनोबा भावे का नाम आप सबने सुना होगा। वो हो सकता है उस समय कांग्रेस और सत्ता में नहीं भी रहे हों, पर उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया और उनकी चर्चाएं इस देश में होती है। क्या कभी आपने सुना कि सावरकर की चर्चा उस दौरान हुई हो? बजाय गांधी जी के हत्या में आरोपी होने के, दोष मुक्त आज भी नहीं हुए हैं। कपूर कमीशन ने उनको दोष मुक्त नहीं किया था, जिसके लिए गांधी जी की हत्या के लिए वो कमीशन बना था। ठीक है, आज दौर है इतिहास बदलने का। राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि माफीनामा जो उन्होंने मांगा तो गांधी जी से उन्होंने पूछ करके मांगा था। ये तो ऐसा इतिहास है जैसे कि कल को ये कह दिया जाएगा कि माफीनामा तो उन्होंने मांगा था, उसी तरह जैसे कि गोडसे ने जब गांधी जी को मारने गोली चला तो ये भी कह सकते हैं कल को ये लोग कि गांधी जी ने ही कहा था कि मुझे गोली मार देना। इस तरह की भाषा और इस तरह के भाव इन लोगों में है। ऐसे लोग यदि इनके आदर्श हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विचारधारा की लड़ाई इस देश में सदैव रही है, आज से नहीं इतिहास से रही है और आगे भी चलती रहेगी। एक विचारधारा है देश को बनाने की, देश को उन्नत करने की, प्रगतिशीलता की और आगे आधुनिकता की। दूसरी विचारधारा है कट्टरता की, नफरत की, हिंसा फैलाने की। देश तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होना है। आप नौजवान हैं, जैन जी की बात भाई साहब ने की है। जैन जी समझ रहा है कि उसे किस विचारधारा के तरफ आगे बढ़ना है जिससे देश मजबूत होगा, देश में तरक्की आएगी, बरकत आएगा, देश विकास के रास्ते पे चलेगा। एक विचारधारा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा विचारधारा सिर्फ इतिहास के खोखलापन को अपना आइडियोलॉजिकल आइकॉन बना करके पेश करने की है। देखना होगा आने वाले समय में, देश का आम आदमी भी देख रहा है। और अभी इनके सवाल भी लेंगे। देखिए अंजना जी, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तब आगे जाता है जब उसका हृदय ठीक काम कर रहा होता है। और हृदय कब काम करता है? जब आपको पता हो कि रक्त संचार ठीक है। अब अगर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्र नायक मानने को तैयार नहीं है तो हृदय में कुछ गड़बड़ है। एक परिवार के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए इतिहास के सारे पन्नों को आप पलट देंगे। 50 साल की सेलुलर जेल की कैद और उसके बाद उनको छोड़ा भी गया तो ऐसा नहीं कि वो बाहर छोड़ दिए, और उस सब को हटा दीजिए। जिस 1913, 18, 20 के माफीनामे की बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने तो साफ साफ कहा वो हमारी रणनीति के तौर पर वो मांगा गया। और क्या महात्मा गांधी को भी कल से गलत कहना शुरू करेंगे? जिन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था योर ओबीडिएंट, कह देंगे कि अब कल से महात्मा गांधी का भी सम्मान करेंगे। और यह सवाल फिर पूछा जाएगा कि गांधी जी की हत्या हुई तो उससे किसको लाभ मिला? गांधी जी की हत्या से संघ पर प्रतिबंध लगा, भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लग गए, लाभ किसको मिला? कांग्रेस को लंबे समय तक सरकार मिली। क्या था भाई वो? क्यों आज तक कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई? क्यों आज तक गांधी जी की हत्या के सारे तथ्य सामने नहीं आए? बताइए उसको, क्योंकि वो तो गोपाल गोडसे अपनी किताब में दूसरी बातें लिखते हैं, उसका भी जिक्र करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नौजवानों को स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए, जिनके हाथ पैर में 7-7 किलो की लोहे की बेड़ियां थी। और अभी सुधांशु जी ने कहा नेहरू जी क्या क्या करते थे, वो भी पढ़ लीजिए। 17 साल वो जेल में रहे, मैं भी सदन में चर्चा के दौरान सुन रहा था, और 11 साल से अधिक वो काला पानी में रहे। दोनों के बारे में पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाए राष्ट्र नायक कौन है और राष्ट्र नायक कौन बन गया। अभी जब ये कमेंट ले ले उसके बाद मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। देखिए
आज ये जो चर्चा है माइक उठाना, माइक। हमारा देश, हम सब जब से हमने आंखें खोली, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश के जो नायक हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये हमारे स्वतंत्रता वीर है। और जब हम इसके बारे में, इनके बारे में सुनते हैं, इनकी हम कहानियां सुनते हैं, सावरकर, शहीद आजम भगत सिंह की कहानी सुनते हैं, तो हमारी रगों का जो खून है ना, वो दौड़ना शुरू करता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह एक नौजवान, ऐसे ही कोई नौजवान, यंग सा नौजवान, जिसकी कोई बहुत उम्र नहीं है, उसकी इनकलाब से, उसकी लड़ाई से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की लड़ाई से ब्रिटिश राज को भारत छोड़ना पड़ा। कभी आपने वीर सावरकर का नाम सुन, कभी आपको कोई एहसास हुआ है? कभी कोई फीलिंग आई उनके बारे में? सवाल यह है कि वीर सावरकर के बारे में जब भी प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि किस देश से आया हूं? बुद्ध के देश से आया हूं, गांधी जी के देश से आया हूं। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष जब आता है, जब भी भारत में कदम रखता है, उसका अगला कदम गांधी जी के पास चरणों में होता है, वीर सावरकर के चरणों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि अजय उपाध्याय भाई ने पूरा प्रोफाइल इनका बता दिया कि कैसे जब हमारे देश के क्रांतिवीर, किसान, मजदूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये हमारे जो एमपी साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पार्टी के जो पूर्वज थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे, समाचार बता रहे थे, और एक साहब तो प्रधानमंत्री बन गए उनके खिलाफ। राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्लाह सिंधी, बरकतुल्लाह भोपाली ने मिलकर अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बनाई और रशिया तक पहुंच गए हथियार लाने के लिए कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है उनकी उसकी जो बुनियादें हैं, उसमें हम जो है जहर डाल के इनको हम बाहर फेंक देंगे। और उसी हमारे जो राजा महेंद्र प्रताप थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पहला चुनाव हराने का मथुरा से काम किया। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की स्पिरिट है। अब ये बताइए सुधांशु भाई, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है देश के लिए मरना, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के लिए मरने का काम है आरएसएस। वो आरएसएस आज जब राज्यों में, केंद्र में बहुमत की सरकारें हैं, इस देश का हिंदू परेशान क्यों है? इस देश में नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का जितना एमएसएमई का इंडस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी की बहुत चर्चा करती है ना आरएसएस। ट्रंप का टैरिफ लगाने के बाद भदोही का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री 3000 करोड़ का माल बंबई के पोर्ट पे खड़ा है। 22 लाख लोग, प्रधानमंत्री ने इश्तिहार में छापा है, 22 लाख लोग सिर्फ भदोही में काम करते हैं। कानपुर में, उन्नाव में, आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री कहीं पे है। टॉप 5 देशों में हमारे उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए, बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं लोगों से सवाल लेने जाऊंगा। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो सुबह शाम कहेंगे कॉर्पोरेट अडानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही है आरएसएस का चेहरा। अच्छा, आप बताता हूं, इन्होंने कहा कारपोरेट के लिए मरना। अब मैं मरना शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। महात्मा गांधी जी का अंतिम क्षण कहां पे था? बिरला हाउस में था कि नहीं? कारपोरेट के घर में रहते थे कि नहीं? हमारा तो कोई नेता नहीं रहता जा किसी कारपोरेट के घर में। अरे अंग्रेजों के साथ नहीं रहते थे कि नहीं? बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं। सर अभी और आएगा, अभी और तिरमिनाने का वक्त आएगा। अब सुनिए, इन्होंने कहा सावरकर जी के लिए, नाउ आई कोट, I have the honor to remain your excellency's most obedient servant, written to Lord Chelmsford by Mahatma Gandhi on 22nd of June 1920 from Bombay. I have the honor to remain your most obedient servant 1920 22 जून चेम्सफोर्ड को। इसलिए अब आइए आगे की बात बताते हैं। 10 सेकंड जो ये कहने के बाद करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आप लोगों ने जब तक प्रधानमंत्री जी ने आकर उनके अरे संघी नहीं थे बनाने, आरएसएस से नहीं थे। अरे और अभी आप अपने पूर्वज बीच में नहीं। अच्छा, ये बच्चे ही नहीं जानते होंगे, अभी पूछ लेते हैं अगर पढ़ाया गया हो। जानता है एटम नहीं है, कोई जानता है? सर अभी और आगे आ गया। अब सुनिए, अपने पूर्वज नहीं याद रहते। समाजवादी हैं, लोहिया जी थे। जब अंग्रेजों के अंडर में
ब्रिटिश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को और नेहरू जी उसके चीफ बने। वेवेल के द्वारा शपथ दिलाई गई, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेनी थी, तो लोहिया जी को ही बुलाया गया था। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन के निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर नेहरू जी जाके ले लिए थे। भाई अपने पूर्वज का तो याद रखो, अब मिल गए हो, आगे मान लिया भैया, मगर उसके बाद अब इसके बाद इनके अगले पूर्वज जब जेल में गए तो सारे, मुलायम सिंह जी भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में थे, और जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, जनेश्वर मिश्रा, सब के सब जेल में थे। मगर आज कैसे मेल अपना में कोई नाम नहीं बता रहे हो कि हमारे लोग भी जेल में थे। रिटर्न पे आप कैसे मेल में हैं? इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अंजना जी, अंजना जी एक बात, एकदम छोटा सा कमेंट देखिए, अजय जी भी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट रह गया, लास्ट इन्होंने पॉइंट कहा जल्दी। अशफाक उल्ला खां, मैं पूछना चाहता हूं, अशफाक उल्ला खां के घर पे कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा? इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनके घर पे जाते कभी देखा? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार को, पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और इन लोगों ने यासीन मलिक को बुला के सम्मानित किया जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा। ये आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवादियों के आरोपियों घर पे जाके सिजदा करते हैं, आतंकवादियों से केस विड्रॉ करते हैं। कभी मलिक मोहम्मद जैसी घर पे गए, कभी अब्दुल रहीम खान खाना घर के कब्र पे गए, कभी सैयद इब्राहिम रस खान के कब्र पे गए। नहीं, ये सिर्फ भाषण देने के लिए है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने स्वाधीनता के आंदोलन में जामिया मिलिया इस्लामिया ब्रिटिश राज के खिलाफ पैदा हुई। वहां से नौजवान पढ़ते थे और सीधे जाते थे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। एक बार जामिया को बंद होने की नौबत आई। गांधी जी ने बिरला जी को चिट्ठी लिखा, उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया बंद हो जाएगी अगर आप मदद नहीं करोगे, क्योंकि ब्रिटिश राज का पूरा आक्रमण होता था हमारे देश के हीरोज के ऊपर, जो लोग लड़ रहे थे, किसान थे, मजदूर थे, युवा थे। तो बिरला जी ने उनकी मदद करी। अब बिरला जी ने इनको चंदा नहीं दिया, जैसे आज मिल रहा ना बड़ा बड़ा चंदा, इनको नाराजगी हो रही है। भाई हमारे हीरोज के लिए बिरला जी ने, बिरला हो और जमनालाल बजाज जामिया मिलिया इस्लामिया में कैशियर थे पूरी जिंदगी, इसलिए थे कि ये गांधी जी का, भगत का, सुखदेव का, राजगुरु का जामिया मिलिया सपना थी। तो आपके लिए ब्रिटिश राज के पक्ष में नहीं खड़े थे, और आप लोग चंदे पे जीने वाले लोग तब भी जी रहे थे। ब्रिटिश राज के से जो मिलता था, इनको क्या बोलते हैं उसको, माहनामा, महीना जो मिलता, तब भी जी रहे हैं। आज भी बेल बॉन्ड में लंबे लंबे कई सौ करोड़ इंडिगो का जो पूरा खेल है, कितना चंदा लिया पूछिए जरा इनसे। आप लोग को आजकल मिल रहा है कि नहीं? आप लोग को आजकल मिल रहा लिया है? बेल बॉन्ड का जो डिटेल है समाजवादी पार्टी को पूरे 2-3 सवाल लेंगे, छोटा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सीधा उस पर। जामिया मिलिया इतना बढ़िया सपना था कि अब जैसे ही जामिया मिलिया को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन कर दिया, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। PDA कहां गया मेरे भाई? AMU मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। PDA कहां गया मेरे भाई? PDA में A है ना? नहीं, इस बार मैंने पूछा था अखिलेश जी से कि इस बार आप असल फुल फॉर्म बताइए। बिग बी होता है वैसे बिग ए। आधी आबादी, अल्पसंख्यक, सब बोला। अखिलेश का A और PDA का A, हकीकत में यही 2A है, बाकी तो दिखावा। ये बताइए, इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि नेहरू सावरकर जी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया है। क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? गांधी अलग है जी। अच्छा प्रश्न है आपका। और इंदिरा जी ने उस दौर को कहा था जब वो 1857 की क्रांति के बारे में किताब लिखी थी, उसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। ये गलत यहाँ फैला रहे थे भ्रम। दूसरी बात, जब वो वहाँ विदेशों में थे और क्रांतिकारी सेना के सदस्य थे, उन्होंने वाकई उस समय रिमार्केबल काम किया, उसके लिए हम उनको, उस सावरकर को जरूर हम सैल्यूट करते हैं। और इंदिरा जी ने उसी सन की बात की थी, उन्होंने तो खुद कह दिया जब वो माफी नामा लिख रहे थे, सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं ब्रिटिश सरकार की हैसियत से सेवा करने को, हर तरह से सेवा करने को तैयार हूँ। मुझे परिवर्तन आया है, भविष्य का आचरण भी ऐसा ही रहेगा। मेरा ये दूसरा जन्म होगा, पहला जन्म में गलती किया, ये उन्होंने खुद स्वीकार लिया जब उससे पहले वो जेल में आए थे। जेल में आने के बाद और जेल से माफी मांगने के बाद जो सावरकर हैं, वो इस देश में नफरत फैलाने वाले सावरकर हैं, क्रांतिकारी सावरकर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मेरे हाथ में उनका वही लेटर माफीनामा वाला है। यदि इस तरह का कोई लेटर हो तो ये जरूर दिखाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने अभी झूठ फैलाई। यहाँ ऑलरेडी 18 जनवरी 1918 का ये लेटर है। इस लेटर को आप लोग भी देख सकते हैं, जिसमें एकदम क्लियर लिखा है, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट
गांधी तो कह रहे हैं, लिखते हैं। feel दूसरी बात- honored to be अरे your दूसरी most बात- obedient अरे servant। ये झूठ है। दूसरी बात 10 सेकंड सिर्फ उनका। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, त्रिवेदी जी त्रिपाठी जी के बाद उन्होंने भी कुछ बात बोली है। उन्होंने कहा कि ये चाल थी उनके माफीनामा की, ये चाल थी माफीनामा की, या चाल थी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को फंसाने की, उनके साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मदद करने की। और भारत छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा कांग्रेस और पूरी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस समय हिंदू महासभा को अलग करके, और यही सावरकर जी हैं जो कहते थे कि नहीं आपको रहना है। हालांकि आरएसएस वाले भी नहीं रहे उसमें, उन्होंने भी उसका विरोध किया। तीन छोटे-छोटे सवाल, अब एक ही बार जवाब लूंगी, रुक जाइए। वो क्या देश के साथ था या देश के विरोध में था, ये तय अगर करना है देश के लोगों को। सावरकर अगर सेना नायक नहीं थे, देश के राष्ट्रभक्त नहीं थे, तो राहुल गांधी को उसी जेल में जाके कुछ दिन बिताना चाहिए, क्यों नहीं बिताते? ये कौन सा प्रश्न है आपका? मुझे नहीं लगता है कि देश के ठीक है, वो मैंने खुद ही सवाल हटा दिया अजय जी, हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। सुधांशु जी, सावरकर जी तो एथिस्ट थे, वो मूर्ति पूजन के भी खिलाफ थे, तो फिर आज के दौर में उन्हें हिंदुत्व का फिगर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सिर्फ हिंदुत्व ही ऐसा है जिसमें सभी के लिए समान है। हमारे यहाँ मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है, सगुण साकार ब्रह्म भी। सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी दो आइडियोलॉजीज के लोग बताए, एक जो कि मतलब अच्छे लोग जो आपने बताया जो कि ग्रोथ के बारे में सोचते हैं देश की, और एक जो कट्टरता के बारे में सोचते हैं। आप कट्टरता से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप क्या? कट्टरता से नहीं, हिंदुत्व दूसरी चीज मेरा दूसरा सवाल ये एसपी के जो प्रवक्ता आए हुए हैं उनसे कि आपकी पार्टी के नेता ने ये बोला था कि मतलब हम लोग जो हैं कांग्रेस के संग कभी नहीं जाएंगे। मतलब आपको फेंकी हुई चीज उठाने की आदत है? आपको फेंकी हुई चीज उठाने की आदत है? मतलब ये अलायंस की हिंदुइज्म की जो बात कही है, हिंदुइज्म रघुपति गांधी जी का हिंदुइज्म है, विवेकानंद जी का हिंदुइज्म है। 10 सेकंड का खत्म करूं जवाब। सच्चाई ये है, हिंदू धर्म कभी भी किसी में कट्टरता नहीं फैलाता। हिंदू धर्म के नाम पे सियासी कट्टरता फैलाने वाले जो हिंदुवादी लोग हैं, जो आज नफरत फैला रहे हैं, 80-20 करते हैं, श्मशान का विस्तार करते हैं, मान लीजिए जो वोटर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनकी बात में कर रहा हूं। अजय जी, उनका कहना है कि आप मतलब सिनोनिमस बता रहे हैं, जो वोटर हिंदू वोटर जो इनको वोट देता है उनको क्या आप कट्टर बता रहे हैं? हिंदू वोटर हमको भी वोट देता है, इसमें हिंदू मुसलमान का क्या बात है? देश का वोटर सबको वोट देता है, वोट नहीं देता तो इनको 37% वोट आया, हमको जो विपक्ष को जो है 64% वोट आया है। नहीं, अरे बिहार छोड़िए ना, और तमिलनाडु देख लीजिए। आपसे सवाल है सुधांशु जी। हाँ, क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास की बात वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता, और बीजेपी कितने वर्षों से इतिहास की बातें कर रही है, तो क्या वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है गुणगान के लिए? आखिरी सवाल किसी को हाथ उठाना? हाँ भाई, अच्छी बात है, लड़कियां पूछ रही हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। मेरा भी यही सवाल है कि बीजेपी वीर सावरकर को प्रमोट करती है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन भगत सिंह से कम था? भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, तो इस पे मैं आपसे सवाल। ठीक है, एक सवाल इधर आइए, जल्दी आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। पहला मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सावरकर जी की जो आइडियोलॉजी थी वो जो थी हिंदुत्व, वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी या फिर कल्चरली बेस्ड थी? और सेकंड सवाल मेरा आप सभी से है कि जब से मैं बड़ा होता आ रहा हूँ तो मैंने हमेशा से इस राजनीति के एक वर्ग से सीखा है कि सावरकर गलत थे, और एक वर्ग से सीखा सावरकर जी सही थे। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मैं समझ पाऊँ, मैं अपनी बुद्धि समझ पाऊँ कि वो सही जान पाए कि क्या है, क्योंकि इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है। एक सवाल है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल सपा के वो उनसे है और कांग्रेस के है। आप लोग जब वोट चोरी होती है तब तो पूरे देश में बाहर जोड़ो यात्रा कर देते हो, लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में जब आग लगी थी राजस्थान के, और अभी आग लगी थी देश की राजधानी दिल्ली में, तब आप लोग क्यों नहीं करते धरने? तब आप करना चाहिए, जब इनका सुभाष चतुर्वेदी का विरोध कीजिए आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वोट के लिए तो आप लोग निकलते हैं सड़क पर, जब लेकिन आम आदमी का मुद्दा होता है तब आप लोग गायब रहते हैं। देखो, वोट मिलेगा तो वोट के लिए यात्रा जो थी, ठीक है, पहले सुधांशु जी से शुरू। भारत जोड़ो यात्रा नफरत देश में जो फैल रहा है, नफरत के बाजार में प्रेम और मोहब्बत के लिए थी, और उसमें नौजवानों के इशू, महिलाओं के इशू, किसानों के इशू, वो असल आग की बात कर रहे हैं। अजय जी, वो असल आग की बात कर रहे हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं असल आग, उसमें पलायन। अब जैसे बिहार में पलायन के मुद्दे पर भी हमने यात्रा की। ठीक है, नौजवानों जो इस बच्ची का प्रश्न था, इतिहास में कब तक उलझा के रखिएगा? मुझे लगता है बच्ची ने अगर मेरा पहला ही उद्बोधन देखा होता तो मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही,
और मैं पूछना चाहता हूं, आज एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 1.5-2% थी और मजाक उड़ाया जाता था ये 2% की हिंदू ग्रोथ रेट। आज जब हिंदुत्व वालों की सरकार है तो 8.2% की ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड की सारी बिगेस्ट इकोनॉमीज में ज्यादा। और इतना ही नहीं, सबसे आधुनिक जो माना जाता है टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज दुनिया में हम नंबर 1 के देश हैं। और नंबर 1 नहीं है, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा है, जो चाइना और अमेरिका को मिलाकर ज्यादा है। और आपने देखा यूपीआई ने पिछले महीने 2 महीने पहले वीजा को सरपास करके सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बन गया है। मोदी जी ने एआई समिट को को चेयर किया है जाके। तो फ्यूचरिस्टी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हमारा ये एआई मिशन, हमारा ये क्रिटिकल मिनरल का मिशन, ये सारी चीजें आगे शुरू की गई हैं। हाँ, मगर एक बात जो कुछ बच्चों ने पूछी, ये पहली बात तो मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी ने जो दक्षिण से उत्तर यात्रा शुरू की थी, कितनी देश जोड़ने वाली बढ़िया यात्रा थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केरल में उनकी यात्रा में वो शामिल था जिसने सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी की थी। जब वो तमिलनाडु में आए तो उनके साथ वो पादरी शामिल थे जिनका नाम था जॉर्ज पुनिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती इतनी गंदी है, मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इसको टच ना हो जाए। जब वो कर्नाटक में गए थे तो उनके साथ आए थे उनके वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीहोली, जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे कर्नाटक के, जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द गंदा है। कितनी सुंदर एकात्मता की यात्रा चल रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में कैसे, मतलब किस आधार पर माने। अब मैं कोट कर रहा हूं, मई 1920 महात्मा गांधी यंग इंडियन, जिसका वो खुद संपादक करते थे, कोई जाके चेक कर ले, उसमें एक पूरा आर्टिकल लिखते हैं सावरकर ब्रदर्स। मई 1920, शायद 18 या 19 में 1920, यंग इंडियन, आर्टिकल का शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स। और उसमें वो कहते हैं उसमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई। आप सुनिए, ये गांधी लिख रहे हैं, मेरी नजर में वो बहुत बुद्धिमान, चतुर, साहसी और देशभक्त है। सेकंड बात वो लिखते हैं, अगर किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो उन्हें बहुत बड़े पद के ऊपर होना चाहिए था। और उसके आगे वो लिखते हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले जान लिया था। अंजना जी, ठीक है। गांधी लिख रहे हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक। और मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी हमारे भाई तो आप महात्मा जी की चिट्ठी दिखा रहे थे, अब उन्हीं को आप कोट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, वो इनको मानते हैं ना, इसीलिए उनको कोट कर रहे हैं। अच्छा। और उसी ईयर का कोट कर रहे हैं। तो देखिए, जिस ईयर में वो चेम्सफोर्ड को मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिख रहे हैं और सावरकर की तारीफ कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1983 में टिकट जारी किया था, डाक टिकट सावरकर जी पे। सावरकर जी की डेथ 1966 में हो गई। ये बताइए, इंदिरा जी, सावरकर जी की डेथ तो हो चुकी थी उस समय, तो अब 2025 में कौन सा नया फैक्ट मिल गया है राहुल गांधी जी को सावरकर जी के बारे में? जरा बता दे जिससे इंदिरा जी गलत सिद्ध हो। ठीक है, नए सिरे से प्रहार करने की क्या जरूरत है? 30 सेकंड। मैं सरदार पटेल साहब का एक मैं सिर्फ कोट कर देता हूं। सरदार पटेल साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जुलाई 1948 में लिखा था कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हत्या के पीछे किसके हाथ थे और किसके माहौल थे। उसमें आरएसएस पर भी बात आई, हिंदू महासभा पर भी आई और उसी सावरकर पर आई थी। सरदार पटेल को भी यदि झूठा बता रहे हैं तो उसको भी पब्लिक डोमेन में कर लीजिएगा। दूसरी बात, गांधी जी के बारे में जितनी बातें कर लें, जब गांधी जी से ही इनको अपने को प्रमाणित कराना होता है तो भाई गांधी जी को इतना गाली क्यों देते हो बार बार, दिन भर मत करो। गांधी जी ही मेन है इस देश में, गांधी ही जिंदा रहेंगे, गांधी ही जाने जाएंगे। इस देश में कभी सावरकर की पूजा नहीं होगी, याद रखना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन गांधी जी के साथ नेहरू जी और दूसरे राजनीतिक लोगों का नाम ले रहे हैं। क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या देश के हिस्से के हर नायक को भूल गए? वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हर शहर में, हर जिले में पूछा गया स्वतंत्रता सेनानी कौन है। एक परिवार के नाम पर देश की हर सड़क, हर खत्म हो चुका है। कब तक रहेगा? राष्ट्र नायकों को ये क्यों अपमानित करने की कोशिश करते हैं? देखिए, सवाल यही है कि जब आप एआई की बात कर रहे हैं ना, एआई की बात, जल्दी आप एआई से अभी लिखिए इस देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी कौन है? नमो क्या आएगा मालूम है ना? आप पूछिए सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, एक ही नाम आएगा। हमें समझ में नहीं आता कि एआई क्या बहस का स्तर है, आप कर नहीं सकते। बेकार, एकदम बेकार। सवाल ये है कि गांधी जी से ही एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। इतने अच्छे तर्क से आप बात कर रहे थे। देखिए, आप अपना प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका जो है योगदान आप ही के हिसाब से बनाओ। इस बहस का यही पर अंत। मुझे लगा आप कुछ ढंग की बात करेंगे जिससे ये बच्चे कुछ सीखेंगे। वैसे इतना सीरियस इनका हिस्ट्री लेसन हो गया। चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। टाइम खत्म हो गया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।